दोस्तों एक्सरसाइज 10.2 क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ्स का अभी हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से आगे का सॉल्यूशन करेंगे। ये आपका वीडियो पार्ट 3 है इस एक्सरसाइज का। देखिए बहुत आसान एक्सरसाइज है। यहाँ पर आपको बेसिक फॉर्मूले याद होना चाहिए, यानी ऐसे समझ लीजिए जो बेसिक कंडीशन है वो आपको याद होनी चाहिए। यदि उन कंडीशन को आप अच्छे से समझ लेते हैं, ये आपका एक्सरसाइज सोल्व करना चुटकियों का खेल है और इसमें आपकी पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। आपको हमारे चैनल पर क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ्स का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है। चैनल सब्सक्राइब कर ले। एक रेखा 1, 0 तथा 2, 3 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड पर लंब है, यानी ऐसा समझ लीजिए ये आपका ए बिंदु जो आपको दे रखा है यहाँ पे 1, 0 और ये बी बिंदु, इनको मिलाने वाला जो रेखाखंड है इस पर एक आपकी तीसरी रेखा क्या है, लंब है। ओके, इसको नाम दे दिया दोस्तों मैंने पी क्यू, तथा उसको किसको मतलब ए बी को कितना 1:n के अनुपात में विभाजित करती है। तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। कौन सी रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, पी क्यू का, जिसकी इसने बात की है, जिसके लिए कंडीशन दी है। किसके लिए कंडीशन दी है, दोबारा पढ़ी। एक रेखा बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड पर लंब है, ठीक है, तथा उसको अनुपात में बांटती है। तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। बस सिंपल है। पी क्यू का समीकरण ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे रेखा ए बी बिंदु A1, 0 तथा बी आपका कितना 2, 3 से होकर जाती है। रेखा ए बी का ढाल क्या आएगा दोस्तों, ढाल आप जानते हैं y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1 होता है। तो यहाँ पे इनको दोस्तों हम लेते हैं अपना x1 और y1, इसको लेते हैं x2 और y2। तो यहाँ y2 की जगह कितना आ गया आपका 3 आ गया, y1 की जगह 0, x2 की जगह आपका 2 आ गया, x1 की जगह कितना 1, ये बराबर कितना 3 आ गया। माना रेखा पी क्यू का ढाल। अब देखिए आप कहेंगे कि आपने ढाल क्यों निकाली, तो दोस्तों ध्यान से समझना, दो रेखाएं एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनकी ढाल का गुणा आपका -1 के बराबर होता है। इसी के साथ किसी रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती है, एक तो उसकी ढाल और एक उस पर स्थित बिंदु। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, इसका ढाल आ गया है तो दो रेखाओं की लंबवत की कंडीशन से पी क्यू का ढाल निकाल लेंगे और इसके अनुपात से यहाँ पे एक बिंदु निकाल लेंगे, जिसको देखिए मैं अभी सी नाम दे देता हूँ, ठीक है। माना रेखा पी क्यू का ढाल बराबर आपका m2 है और इस ढाल को दोस्तों मैं क्या लेके चलता हूँ, m1 लेके चलता हूँ। अब लिखेंगे चूँकि ए बी परपेंडिकुलर पी क्यू, तो आपका यहाँ पे m1 गुणा m2 बराबर -1। देखिए m2 क्या है, m1 क्या है, वो मैंने ऊपर मेंशन कर लिया, तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक। इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ए बी की ढाल गुणा पी क्यू का ढाल, नहीं, मेंशन कर दो ऊपर, उसके बाद सॉल्व। अब देखो यहाँ पे m2 बराबर कितना आ गया -1/m1 और m1 का वैल्यू दोस्तों कितना है आपका 3 है। जैसे ही दोस्तों आपके पास ढाल आ जाता है तो हम लिखेंगे यहाँ पर पी क्यू रेखा ए बी को सी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जो पी क्यू रेखा है ए बी को सी बिंदु पर, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया है, तो सी बिंदु के निर्देशांक
सी बिंदु के निर्देशांक। दोस्तों सी बिंदु के निर्देशांक क्या आएंगे आप जानते होंगे, जो रेखा ए बी को किस अनुपात में बांटता है दोस्तों, 1:n में। जो यह रेखा बांट रही हो उसी अनुपात में सी बिंदु बांटेगा। ओके, क्योंकि ये उस जगह पर ही हमने लिया है जहाँ पे ये प्रतिच्छेदित होती है। ए बी को 1:n के अनुपात में विभाजित करता है। देखो हम इसके निर्देशांक निकालते हैं। कैसे आते हैं निर्देशांक दोस्तों, आप जानते होंगे अपना जब फॉर्मूला दे रखा हो तो m1x2 प्लस ये x के निर्देशांक, ठीक है। जब कोई भी आपका यहाँ पे जैसे कोई भी आपका जो बांटने वाला बिंदु है उसके लिए बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे m1 की जगह दोस्तों आपका 1 है और m2 की जगह n है। m2 गुणा x1 नीचे होता है आपका m1 प्लस m2। ठीक इसी प्रकार से y का निर्देशांक m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। ओके, ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे काम में ले रहा हूँ। तो देखिए m1 की जगह कितना 1, x2 की जगह कितना है आपका यहाँ पे मैंने लेके देखा है 2 है, प्लस n गुणा 1 नीचे आपका n प्लस 1। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे 1 गुणा 3 प्लस 0 गुणा n नीचे n प्लस 1, ठीक है। या इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर कितना आ गया आपका n प्लस 2 आ गया, नीचे n प्लस 1 आ गया, यहाँ ऊपर 0 से गुणा होने पर 0 हो गया, ये आपका 3 आ गया, नीचे आपका n प्लस 1 है। अब पी क्यू रेखा का समीकरण जो सी बिंदु से होकर गुजरती है, या इस लाइन को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि हम ऊपर इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं। क्या होगा दोस्तों, y माइनस y1 m गुणा x माइनस x1। देखिए तरीका वही है, बस ऊपर आपको हो सकता है थोड़ा बहुत कैलकुलेशन और लैंग्वेज करना पड़ सकता है, बाकी सिंपल है। y1 की जगह कितना निकला है यहाँ पे, और यहाँ हम m2 ले लें क्योंकि m2 लेकर चले हम, तो -1/3 x1 की जगह इसको दोस्तों आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास निकल कर आएगा। और दोस्तों मैं इस वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहता हूँ, डायरेक्ट इसको मैं सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख देता हूँ। n प्लस 1 गुणा x प्लस 3 n प्लस 1 y इक्वल टू n प्लस 11। ओके, देखिए बिल्कुल सिंपल है, इसको बोथ साइड आप n प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ n प्लस 1 y के साथ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ n प्लस 1 x के साथ आ जाएगा। उसके बाद बोथ साइड दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ क्या आ गया 3 और साथ में n प्लस 1, और यहाँ x के साथ n प्लस 1 और ये माइनस का इस साइड आकर प्लस का हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बैठा है दोस्तों आपका 9 बैठा हुआ है, और यहाँ पे प्लस जब n प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ n प्लस 1 नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, n प्लस 2 है और 9 आके यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसके साथ ऐड हो जाएगा, 2 प्लस 9 कितना 11 आ गया। ओके, समझ आ गया होगा, नहीं आया तो आप कैलकुलेशन करेंगे इस तरीके से तो हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 12, एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए तो निर्देशांकों से समान अंतःखंड काटती है। यानी आपका ये ऐसा बोला है, ये आपकी कोई रेखा है, ये ओ ए बी,
और बिंदु, ये आपको कोई यहाँ पे बिंदु ले लेता हूँ 2 3, इसको नाम दे दिया दोस्तों मैंने P से जाती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेखा AB बिंदु P2 3 से होकर जाती है तथा निर्देशांक अक्षों पर समान अंतःखंड काटती है। देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है उसको लिखा है। इसने क्या बोला है, बिंदु से जाती, इसको मैंने नाम दे दिया P से होकर जाती, बस जो इसने बोला वही, और रेखा का नाम दे दिया, और समान अंतःखंड काटती है। अर्थात समान अंतःखंड का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपका यहाँ पर ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये आपका क्या कहलाता है, अंतःखंड कहलाता है। ओके, समान का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, OA डिस्टेंस है, वो बराबर आपकी डिस्टेंस OB। बस यही क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि ये आपका कोण कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपका कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी ये जो दोनों कोण हैं, इन दोनों का योग आपका कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। और इसी के साथ यहाँ पे इन दोनों भुजाओं की लंबाई बराबर है। तो यहाँ पे देखिए भुजाओं के आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, यानी इनका बराबर वैल्यू होना चाहिए। तो जैसे बराबर वैल्यू कब आएगा, ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे जो बचा कोण है उसको आधा करना है, तो ये कितना हो गया आपका 45 डिग्री हो गया। ये भी आपका 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो ये कितना आएगा आपका पूरा 180 होता है। 180 माइनस 45 डिग्री कितना आपका 135 डिग्री आ जाता है। तो यहाँ लिख सकते हैं आपका त्रिभुज कोण BAO बराबर 45 डिग्री, वह कोण, इसको दोस्तों मैं क्या नाम दे देता हूँ, X एक्सिस है, ये आपका Y एक्सिस, इसको नाम दे देता हूँ मैं BAX बराबर कितना 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री बराबर आपका 135 डिग्री। ठीक है, अब दोस्तों जैसे ही हमारे पास यहाँ पर एक्स एक्सिस के साथ ये वाला कोण आ जाता है उसकी धनात्मक दिशा में, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, थीटा कहते हैं, यानी झुकाव कहते हैं। तो हम रेखा का क्या निकाल लेते हैं, ढाल निकाल लेते हैं। देखो रेखा का समीकरण निकालने के लिए दो चीज़ें चाहिए, ढाल चाहिए, बिंदु चाहिए। बिंदु पड़ा है लेकिन ढाल नहीं, तो अब हमारी इस तरीके से क्या आएगी, ढाल आएगी। इसीलिए हमने सारा मेहनत किया ये सब। तो यहाँ पर लिखेंगे रेखा AB की ढाल बराबर क्या है आपकी tan थीटा, और थीटा की जगह कितना आपका 135 डिग्री, और tan 135 डिग्री का वैल्यू कितना होता है दोस्तों आपका -1 होता है। ये वैल्यू कैसे आती है यहाँ पे मैं समझा के दिखाता हूँ। देखिए पाई माइनस थीटा, पाई का वैल्यू कितना 180 डिग्री, 180 में से दोस्तों 45 निकालते हैं तो कितना आता है आपका 135 डिग्री आता है। इसके बोथ साइड यदि हम tan ले लें तो ये कुछ ऐसा मंजर बनेगा। ओके, यहाँ tan 135 डिग्री और यहाँ tan ये वाला। अब हम जानते हैं कि दोस्तों tan जो आपका 180 डिग्री माइनस थीटा होता है वो बराबर होता है आपका -tan थीटा के, यानी यहाँ पे -tan 45 डिग्री बन गया, और tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसका वैल्यू कितना निकलता है -1 निकलता है। समझ नहीं आया है तो त्रिकोणमिति चैप्टर को जाकर पढ़िएगा। अब हम लिखते हैं रेखा का समीकरण, कौन सी रेखा का, AB का, y माइनस y1 m, इसको दोस्तों m नाम दे देता हूँ, x माइनस x1, जहाँ ये आपका क्या बनेगा x1 और y1 बनेगा, x1 बराबर कितना 2, y1 बराबर 3। जिस बिंदु से होकर आपकी रेखा गुजरती है वो क्या बनता है x1 और
y1 बनता है, m बराबर कितना -1। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, जब आपको दो बिंदु दे रखे होते हैं तो x1 और y1 वो बनते हैं जो आपके यहाँ पे सेंटर के नज़दीक होते हैं, यानी जहाँ से आपका ये कोण का शुरुआत हो रहा है, ओके, उसके जो नज़दीक रहते हैं उनको हम x1 और y1 लेकर चलते हैं। अब इनका वैल्यू रख देता हूँ मैं, तो आपका y -3 आ गया, m की जगह -1, x -2 आ गया। मैं माइनस साइन को अंदर गुणा करता हूँ और इसको इस साइड ले आता हूँ, तो ये देखो -x माइनस माइनस प्लस, यानी -x+2, इनको इस साइड लेके आएंगे तो x माइनस का प्लस का हो जाएगा, यहाँ प्लस y बैठा है, और ये जो आपका प्लस का बनेगा ये इस साइड आकर माइनस का हो जाएगा, बराबर 0, यानी x + y - 5 बराबर 0। यही दोस्तों आपका यहाँ पर रेखा का समीकरण, यानी आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा हम फास्ट करेंगे। यहाँ पे इसने दे रखा है, बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा अक्षों से कटे अंतःखंडों का योग आपका 9 है। ये आपकी इस किसी P बिंदु से होकर गुजरती है, जो क्या है 2 2। इसको नाम दे दिया दोस्तों मैंने A और B। यहाँ पे इसका जो ये वाला अंतःखंड है ये दोस्तों A है, और ये वाला अंतःखंड मैंने B ले लिया। अब इसको दोस्तों है जो मुझे एक्सप्लेन करना है, ये आपका सेंटर पॉइंट है, लिख दिया दोस्तों। यहाँ पे P से होकर जाने वाली रेखा से अक्षों पर बने अंतःखंड यहाँ पे A और B, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखा उसको लैंग्वेज में लिख दिया। ये दोस्तों जो आपका इस प्रकार का फॉर्म बना है ये कौन सा कहलाता है, आपका अंतःखंड फॉर्म कहलाता है। अंतःखंड फॉर्म में आपका रेखा का एक समीकरण क्या होता है, अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण ये होता है दोस्तों आपका x बटे, यहाँ पे x एक्सिस पर आपका अंतःखंड, y बटे y एक्सिस पर अंतःखंड इक्वल टू 1। यह रेखा P बिंदु से होकर जाती है, तो ये आपके क्या करेगी दोस्तों, यह जो बिंदु है ये इसको संतुष्ट करेगा, यानी x और y का वैल्यू यहाँ पे हम रख सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे इसने और क्या दे रखा है, अक्षों से जो कटे अंतःखंड है उनका योग कितना 9 है, तथा दिया है, क्या दिया है दोस्तों, आपका यहाँ पे अंतःखंडों का योग कितना है 9 है। इसको दोस्तों जब आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे इसका, तो ये क्या आएगा आपका AB, ठीक है, और ऊपर आएगा 2 दोस्तों, दोनों में है तो बाहर कॉमन आ जाएगा, इसके साथ आएगा A + B = 1। अब देखिए यहाँ पर A + B की जगह मैंने कितना रख दिया, समीकरण यहाँ लिख देंगे, समीकरण 1 व 2 से 9 रख दिया। ये जो AB है इसको मैं इस साइड लेके आऊँगा तो यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और यहाँ A की जगह ये मैंने रख दूँगा साइड में 9 - B, और साथ में आपका B का अंदर गुणा किया दोस्तों, 9B - B² आ गया, ये कितना है 18। इन सब को इस साइड लेके आया तो -B² - 9B + 18 बराबर 0 आ गया। इसके फैक्टर करेंगे तो दोस्तों आपका आ गया B - 6 गुणा B - 3, और यहाँ पे इसको इक्वल टू 0 का 6 आ गया, इसको इक्वल टू 0 3 आ गया। अब देखो यह B का वैल्यू मैं 6 रखता हूँ तो A का वैल्यू 3 आ जाता है, और B का वैल्यू मैं 3 रखता हूँ तो A का वैल्यू 6 आ जाता है। तो हम लिख देंगे जब A बराबर आपका 3 और B बराबर 6, तो समीकरण रेखा का समीकरण क्या आएगा दोस्तों, x बट्टे A का वैल्यू y बट्टे B का वैल्यू = 1, और जब A बराबर 6 और B बराबर 3, तो रेखा का समीकरण क्या आएगा, x बट्टे 6 + y बट्टे 3 = 1। बस यही दोस्तों आपको यहाँ पे काम करना था। इसका आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं यदि चाहते हैं तो। यहाँ से इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे एलसीएम लेके तो 2x + y = 6, इसका x + 2y = 6। कैसे एलसीएम आएगा 6 यहाँ डिवाइड में उस साइड मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ आपका 2 आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर 1 आ जाएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों, अभी इस वीडियो में इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।